हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बीटा डीके के वेरियस प्रोसेसेस होने की कंडीशन क्या है, यानी कि कौन से न्यूक्लियाई हमें बीटा डीके प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, तो देखिए बीटा डीके प्रोसेस जो है वो तीन तरह के पॉसिबल हो सकते हैं। एक हमारे पास बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो बीटा डीके में एक बात आप ध्यान रखिए कि जो मास नंबर है किसी न्यूक्लियाई का वो चेंज नहीं होता है, मास नंबर रिमेन्स टू बी सेम। इस वजह से हम बीटा डीके को हम लोग बोलते हैं आइसोबार ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ, आइसोबार का मतलब है कि जो मास नंबर है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि मास नंबर कांस्टेंट रहते हुए ट्रांसफॉर्म होना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइसोबार ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बीटा नेगेटिव डीके होता है इसमें एटॉमिक नंबर चेंज होगा Z टू Z+1। बीटा पॉजिटिव डीके में चेंज होगा Z गोज टू Z-1। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होगा Z गोज टू Z-1। बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखिए यहां पर क्या डिफरेंस है, ये तो आप समझ गए होंगे कि या तो हमारे पास इन बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डीके इस प्रकार से निर्भर कर रहा है कि न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में डीके हो रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके हो रहा है। और ऐसा केस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन की संख्या अधिक रहेगी। हम जानते हैं ऐसा केस अगर होता है तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। अगर वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा तो वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में डीके करेगा और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में डीके करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जो फ्री प्रोटॉन होता है वो अपने आप को डीके नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है न्यूक्लियस हमें प्रोवाइड कर देता है, सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, वो बहुत कम होती है और वो एनर्जी हमें न्यूक्लियस प्रोवाइड कर देता है। दैट्स वाई प्रोटॉन जो कि हमारे पास में न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है वो डीके कर जाता है। ठीक है, जैसे कि बीटा नेगेटिव डीके है, बीटा पॉजिटिव डीके है, इन दोनों में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डीके करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब हुआ कि जो आर्टिफिशियल हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनमें जैसे मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो एटॉमिक शेल्स, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो बहुत नज़दीक लाई कर रहे होते हैं किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, खासकर तो के शेल के। तो के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स बहुत नज़दीक होते हैं किसके? न्यूक्लियस के। दैट्स वाई उनके बीच इंटरेक्शन होगा। अब क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर कर लेगा। और अगर उसने कैप्चर कर लिया तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके हो जाएगा और जो वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो जाएगी जहां पर के जो शेल है उसके अंदर, तो फिर एल शेल से इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांजिशन करके उस वैकेंसी को फिल करेगा। और आपको पता है कि जब डिफरेंट शेल्स से जब ट्रांजिशन होकर के वैकेंसी फिल होती है तो जो हमारे पास फोटोन इमिट होता है दैट लाइज इन द एक्स रे रेंज, है ना। एक्स रे जो फोटोन होता है वो इमिट हमारे पास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि बीटा नेगेटिव डीके में जो न्यूट्रॉन है दैट गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होता है रिएक्शन। बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन गोज टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है इसमें हमारे पास क्या हुआ कि कोई भी एक न्यूक्लियाई है एक्स जेड है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है एंड इट गोज टू सम वाई न्यूक्लियाई जहां पर मास नंबर तो सेम रहा लेकिन जेड जो है एटॉमिक नंबर इट चेंजेस टू Z-1 एंड प्लस सम फोटोन इज इमिटेड। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देखें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डीके हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास बाहर आ रहे हैं। सिमिलरली जो प्रोटॉन है अगर वो न्यूट्रॉन में डीके होता है तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। अब इस रिएक्शन में कुछ कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं है, जिस वजह से जो पोली है उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे एक अनदर पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया था। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर वैलिड नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि जो भी हमारे पास ये डीके हो रहे हैं इनके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए जैसे Q वैल्यू है, किसी भी रिएक्शन की जो Q वैल्यू है अगर वो हमारे पास पॉजिटिव होती है
तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एनर्जेटिकली पॉसिबल हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस डिके यहाँ पर हो रहा होगा। स्पॉन्टेनियस डिके होने का मतलब ये हो गया कि x y में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहां पे जो मास नंबर है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो x जब y में ट्रांसफॉर्म होगा तो उस समय पर आप देखें कि जो Q वैल्यू है वो आप लोग कैलकुलेट करें, उसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए स्पॉन्टेनियस डिके। ये रेस्ट पर ही स्पॉन्टेनियसली डिके कर जाएगा, ठीक है। तो Q वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले ये समझिए कि न्यूक्लियर मास कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये वाला बीटा नेगेटिव डिके है, तो बीटा नेगेटिव डिके में आप Q वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखें mx, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में है उन सभी मासेस का सम लिखते हैं। देन माइनस में जो प्रोडक्ट साइड में है उनका जो सम रहेगा मासेस का वो हम लोग लिखेंगे। न्यूक्लियर मासेस हैं सारे के सारे, सो mp, वैसे यहाँ पर my हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियर जिसमें हमारे पास z+1 में चेंज हुआ है, सो x गोज टू y, ओके। एंड देन प्लस में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। और अगर यहाँ पर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो हम लोग अज्यूम भी करते हैं ना, तो ऐसे केस में उनका मास तो रहता नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसको एक अनदर लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन से कंजर्वेशन लॉज जो है वो यहाँ पर इनवैलिड हैं, जिसकी वजह से ये अनदर पार्टिकल यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो दिस मल्टीप्लाई विद द c²। तो इतना हमारे पास में एनर्जी जो है इस केस में रिलीज होगा, ओके। सो ये वैल्यू जो रहेगी Q वैल्यू, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बट वो हम बाद में करेंगे। ये न्यूक्लियर मासेस जो हैं पहले उनको आप एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और कन्वर्ट करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर किया जा रहा है, और जबकि न्यूक्लियर मासेस में हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स वाई आपको यहाँ पर जो न्यूक्लियर मास है उसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियर मास, एटॉमिक मास माइनस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियर में प्रेजेंट हैं उन सब का मास अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं mx, ठीक है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसको ना mnx लिखते हैं, इसको mny लिखते हैं, विच इज डिनोटिंग द न्यूक्लियर मास ऑफ द x न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द y न्यूक्लियाई। तो अब हम लोग mx को डिनोट कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ x न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड देन माइनस में, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो z नंबर ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन सब का जो चार्ज रहेगा वो z है। और कितने हमारे पास में मास होता है, एक का me के बराबर, तो टोटल हो जाएगा ZME, ठीक है। तो ये इसकी वजह से मैंने लिखा है एटॉमिक मास, देन माइनस साइन, ओके, ब्रैकेट। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो my माइनस में यहाँ पर कितने हैं Z+1, तो यहाँ पर हो जाएगा Z+1, ओके, देन ME एंड प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ME, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद द c², ठीक है, मल्टीप्लाई विद द c²। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको इस रिएक्शन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा mx माइनस ZME माइनस My माइनस ZME, ठीक है। वैसे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस लिखेंगे एंड देन यहाँ से हो जाएगा देखो माइनस एंड दिस माइनस गोस प्लस, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा ME और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा ME एंड देन c², ठीक है। तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं वो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, सो आई एम गेटिंग mx माइनस my इंटू c²। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस डिके के केस में हमें जो Q वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, सो दैट्स वाई आई से दैट कि mx का वैल्यू my से अधिक होना चाहिए। तो दिस इज द सर्टेन कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बीटा नेगेटिव डिके के लिए। तो बीटा नेगेटिव डिके के लिए जो मास है पेरेंट न्यूक्लियाई का वो ग्रेटर होना चाहिए मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, ओके। तो ये कंडीशन अगर वैलिडेट रहती है तो इस केस में आपका बीटा नेगेटिव डिके हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर मैंने कैलकुलेशन को अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप बीटा पॉजिटिव डिके के लिए भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहां पर जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं कितना आता है। Q वैल्यू का यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा दैट वुड बी mx माइनस my माइनस 2me। ये जो 2me है ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर सामने आ रहा है।
और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए कंडीशन है कि mx शुड बी ग्रेटर देन my प्लस 2me²। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशन रहेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द बीटा पॉजिटिव डीके। ओके, अब लास्ट बचता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स हैं अगर वो बहुत नज़दीक होंगे न्यूक्लियस के तो इसका मतलब उनके बीच इंटरेक्शन होगी और कूलम्बिक अट्रैक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन कोई भी एक आ जाएगा उधर की तरफ में, न्यूक्लियस की तरफ में, और गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो के शेल का अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे केस में के शेल में वैकेंसी होगी और एल शेल से इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांजिशन करके उस वैकेंसी को फिल करेगा एंड एक्सरे फोटोन विल बी गेट इमिटेड। ओके, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं z गोज टू z-1, यहां पर भी z गोज टू z-1। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, मतलब कि जो q वैल्यू है उसमें किस चीज का डिफरेंस हमारे पास सामने आएगा। तो देखो सेम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट एक चीज का डिफरेंस यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जैसे ही न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया था उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में डिफरेंट शेल्स हैं उनके अंदर रिवॉल्व कर रहा था, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाउंड स्टेट में था वो, है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि क्योंकि उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी थी स्टार्टिंग में और उस बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट न्यूक्लियस ने काम किया उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और उसके बाद उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम ऐसा कहेंगे कि यहां पर जो भी क्यू वैल्यू आएगी सामने, क्यू वैल्यू जो सामने आएगी हमारे पास, दैट वैल्यू विल बी mx माइनस my। ठीक है, ओके, ये तो रहेगा एक्सप्रेशन के अंदर, और माइनस में हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये माइनस में इसलिए किया है क्योंकि देखो ये लॉस है दरअसल, ठीक है ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, इसलिए यहां पर माइनस साइन मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये वैल्यू हमारे सामने आएगा। यहां पर तो आप c² से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी में तो पहले ही c² होता है। ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर एक एडिशनल फैक्टर सामने आ सकता है। ओके, तो इसको भी आप लोग जो है ये कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है आपको समझ में आ गया होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, कि जो mx माइनस, ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ mx c²। ओके, ये हो जाएगा दिस शुड बी ग्रेटर देन my c² एंड प्लस में द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो ये कंडीशन आ रही है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में, बिकॉज यहाँ एक एडिशनल फैक्टर आना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से हमें पता चल रहा है कि जो एक्स न्यूक्लियाई है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका जो मास होगा हमारे पास, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका एनर्जी, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी, एंड प्लस में बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास में एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पर सामने आता है। सो द डिफरेंस बिटवीन दी एक्स एंड वाई न्यूक्लियाई, द रेस्ट मास एनर्जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से वो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। तो ये वेरियस डीके मोड्स के जो कंडीशंस हैं वो हम लोगों ने डिराइव किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने बीटा डीके पढ़ा है इसमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हमें इन इक्वेशंस में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ऐड करने की आवश्यकता है।